कहानी पामेला की जुबानी। मैं अस्पताल में थी। अंजलि, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा विश्वास करो, मैं अपनी बहन को कहा और भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरी दीदी को ठीक कर दो, क्योंकि उसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। और कुछ ही देर में मेरी बहन को सर्जरी के लिए लेकर जाने वाले थे। मेरी बहन ने कराहा, अगर मुझे कुछ हो जाए पैमला, मुझसे वादा करो कि तुम। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने मुंह खोला, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा अंजलि। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि आगे उसके मुंह से क्या बातें निकलने वाली है। मैं बहुत घबराई हुई थी कि मेरी बहन फिर से मौत के बारे में बात करेगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, अंजलि ने कहा और मुझे शांत करने की कोशिश करने लगी ताकि शायद वह अपनी आखिरी इच्छा मुझे बता सके। तुम उसका ध्यान रखोगी, बच्चे का। पामेला, मुझसे वादा करो, अगर यह सर्जरी के बाद मैं ना बचूं तो तुम बच्चे को अपना बच्चा मान कर पालोगी, उसे माँ बाप दोनों का प्यार दोगी और कभी उसे अकेला नहीं छोड़ोगी। तब तक मेरी आंखों में बड़े बड़े आंसू बहने शुरू हो गए थे। तुम्हें मेरे बच्चे की हिफाजत करनी होगी, वादा करो। अब मेरी बहन अंजलि की आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा, उसके आंसू पोंछते हुए कही, रो मत, मैं उसका ध्यान रखूंगी, मैं वादा करती हूँ, पर तुम्हें कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा है। मैंने उसके माथे को चूम लिया। तब तक उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए और मैं परेशान होकर बस वहीं टहलती रही। कब मेरी बहन बाहर आएगी? मुझे बचपन की वह याद आ गई जब मैं 13 साल की थी और अंजलि 16 साल की थी। मेरे मम्मी पापा हमें घर पर छोड़कर पार्टी के लिए गए हुए थे। डैड ने वादा किया था, बेटा आज हम पार्टी में जा रहे हैं, कल तुम्हें मैकडॉनल्ड लेकर जाएंगे, आइसक्रीम और बर्गर खिलाएंगे। पर उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उस समय भी हम दोनों बहनें यूं ही ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। जब हम दोनों बहनें डॉक्टर नर्स से पूछा था कि मेरी मम्मी पापा अभी सो रहे हैं ना, फिर उठ जाएंगे ना, उसने कहा था माफ करना, वह कभी नहीं उठे, पर मेरी बहन अंजलि ठीक हो जाएगी। पर आज मैं 13 साल की बच्ची नहीं रही, मैं 21 साल की हो चुकी हूँ। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर और नर्स बाहर आ गए और उसके गोद में एक छोटी सी खुशी की पोटली थी। डर के मारे मेरे हाथ में पसीने आ रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। नर्स मेरे पास आने लगी। नर्स ने मुझे दिखाते हुए कहा, बच्चा ठीक है। नन्हे से बच्चे को देखकर मेरे चेहरे में खुशी आ गई। नर्स ने कहा, क्या तुमने बच्चे का कोई नाम सोचा है? मैंने कहा, राजवीर। मैंने नर्स को देखते हुए पूछा, क्या मैं अपनी दीदी से मिल सकती हूँ? मैं उसे देखना चाहती हूँ। समय बीतता गया, उसकी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैंने नर्स की ओर देखकर अपना माथा सिकोड़ा। मेरे रीढ़ की हड्डी से मानो करंट पास हो रही थी। वह एनेस्थीसिया के कारण शायद सो रही है ना। मैंने अपने डर को छुपाने के लिए उससे कहा, मैं अभी सबसे अधिक अगर कुछ चाहती थी तो नर्स मेरी बात में हाँ कहे। यही चाहती थी कि मेरी बहन सो रही है। जब उसकी ओर से कोई जवाब नहीं आया, मैंने कहा, ठीक है, जब वह होश में आ जाएगी तब मैं उससे मिलूंगी। नर्स ने बच्चे की तरफ देखते हुए काफी दुख भरी आवाज से कहा, मुझे माफ कर देना। मैंने नर्स से पूछा, आप किस बात की माफी मांग रही हैं? नर्स ने कहा, तुम्हारी बहन। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने एक आखिरी उम्मीद से कहा, मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? तुम्हारी बहन को बचा नहीं सके, माफ कर देना, नर्स ने कहा। उस बात को 11 महीने बीत गए थे। बहुत मुश्किल से मैं परिवार के आखिरी सदस्य को विदा किया था। अब मेरे पास अगर कोई बचा हुआ था तो यह नन्हा सा बच्चा राजवीर। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार दूं। राजवीर के बंद आंखों में एक प्यार भरा किस देने के बाद मैंने कहा, गुड नाइट बेटा, और उसके नर्सरी का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। शाम को 8 बज चुके थे और अब राजवीर शांति भरी दुनिया में खो गया था और आखिरकार मुझे कीमती समय मिल गया था ताकि मैं अपने ट्रांसलेशन का काम खत्म कर सकूं डेडलाइन से पहले। जैसे ही मैंने अपना काम करने के लिए लैपटॉप खोला, दरवाजे पर घंटी बजी। अपना माथा सिकोड़ते हुए मैं उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मुझे हैरानी हुई कि मैंने कोई ऑर्डर किया है या कोई मुझसे मिलने आया है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे सामने खड़ा मिला एक काली सूट पहना हुआ हैंडसम लड़का जो कि करीब 6 फुट लंबा था। काले बाल, हल्का रंग, गुलाबी होठ और तराशे हुए चिबुक। ईश्वर ने बड़े फुर्सत के साथ इसकी खूबसूरती को निखारा था। उसके वेशभूषा को देखते हुए मैंने सोचा, काला सूट, काली टाई और काला जूता, वह अंधेरे का देवदूत लग रहा था। अगर शर्ट भी काला होता तो लगता मातम मनाने आया है। यह ख्याल दिमाग में आते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मिस मुखर्जी, अगर आपका झाका झाकी हो गया हो
तो क्या आप मुझे अंदर आने का न्योता देंगी? उस अजनबी ने अपनी भारी आवाज में कहा। उसके बातों से मैं अपने ख्यालों से बाहर निकली। माफ कीजिएगा कहकर मैंने अपनी बात बीच में ही रोक कर अपनी आंखें छोटी कर ली और शक की निगाह से उसे अजनबी को देखने लगी। कहा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम चला? हम इससे पहले कभी मिले हैं? अजनबी ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम जय चौधरी है। मैंने अपने याददाश्त के पन्नों को पलटते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कि मैंने आपको पहचाना। उसने अपने परिचय को पूरा बताते हुए कहा, मैं अभय चौधरी का बड़ा भाई हूँ। यह सुनते ही मैं अबाक होकर उसे देखने लगी और मेरे आंखों में घृणा और नफरत भर उठी। मैं जल्दी से दरवाजा बंद किया और इस काम में सफल हो जाती अगर उसने अपना एक पैर बीच में नहीं अड़ा दिया होता। मैंने गुस्से से उसकी ओर देखा। पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगी अगर आपका पैर टूट जाए, मैंने चेतावनी भरे आवाज में उससे कहा। उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, दरवाजा खोलो मिस मुखर्जी, वरना इस लम्हे का तुम्हें जिंदगी भर अफसोस रहेगा। क्या सच में? मैंने अपनी भौं ऊंची करके कहा। क्या यह धमकी है? इसे मेरी सलाह मान लो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जल्दबाजी में फैसला नहीं करता। उसने भारी आवाज में कहा। मुझे लगता है आप चौधरी परिवार के सदस्य होने के नाते वैसे ही बहुत बुरे हैं। ना आप ना आपका परिवार वाले कोई ऐसा महान काम किया है जिसके लिए आपको सम्मान दिया जाए, तो यहाँ से निकल जाइए मिस्टर जय चौधरी। उसने एक कुटिल मुस्कान देते हुए अपनी आंख छोटी करके कहा। वह क्यों मिस मुखर्जी? क्या आप किसी चीज को छिपाने की कोशिश कर रही हैं या फिर किसी इंसान को? मैं बिल्कुल अचंभित होकर उसे देखने लगी। सोचा, इसे राजवीर के बारे में कैसे मालूम है? क्या किसी के अस्तित्व को आप राज बनाए रखना चाहती हैं? उसने दोबारा पूछा। मैं सकपका गई। नहीं नहीं, इससे आगे मैं उसे कुछ बोल पाती। जय ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर आ गया। मैं सदमे में थी और इस मौके का फायदा उठाकर वह घर के अंदर दाखिल हो गया। मैं उसके पीछे पीछे जाते हुए पूछा, आप यह क्या कर रहे हो? वह कहाँ है? उसने पूछा। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थी जैसे कि कुछ या किसी को ढूंढ रहा हो। मैं अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए पूछा, कौन? उसने चेतावनी देते हुए कहा, नाटक मत करो, तुम अच्छे से जानती हो मैं किसे ढूंढ रहा हूँ, अपने भाई के बेटे राजवीर चौधरी को। उसका नाम राजवीर मुखर्जी है और वह आपके भाई का बेटा नहीं है, मैंने मुखर्जी पर जोर देते हुए कहा। उन्होंने कहा, तुम फैसला लेने वाली कौन होती हो? मैंने कहा, तो किसे फैसला लेने का अधिकार है? तुम्हारे भाई को। तेजाब की तरह उबलते आवाज में मैंने कहा, जब आखिरी बार मैं तुम्हारे भाई से मिली थी उसने राजवीर के अस्तित्व को नकार दिया था। मुझे याद आने लगा कैसी मेरी बहन हमेशा अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ किया करती थी, अभय, जिससे वह पार्ट टाइम जॉब में मिली थी। मैं उस समय हॉस्टल में थी और अपने फाइनल ईयर्स में थी। मैं अपने एग्जाम में बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी और मैंने यह ध्यान देना भूल गई थी कि कैसे मेरी बहन मुझे कॉल करना कम कर दिया था। मुझे लगा था यह इसलिए है क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी हो गई है और मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आखिर इतने वर्षों के बाद मेरी बहन अपनी खुशी के लिए जीने लगी थी, तो अपनी जिंदगी के मजे ले रही थी जिसका उसे पूरा अधिकार था। लेकिन जब मैं घर पहुंची मुझे हैरत का झटका लगा जब मैं अपनी बहन को 7 महीने की प्रेग्नेंट पाया। करीब 100 बार पूछने के बाद अंजलि ने अपना मुंह खोला था। कहा था, अभय वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। अभय ने अंजलि का पीछा किया था, उसे पूरी तरीके से पटाने के बाद उसे अपने बिस्तर पर लेकर गया था और जब उसे पा लिया फिर कहा यह बस एक दोस्त से शर्त लगी थी, तभी उसने किया, न ही उससे ज्यादा न ही उससे कम। वह दोबारा अंजलि से कभी नहीं मिला, पर जब अंजलि को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है वह उससे मिलने गई थी। उसने अंजलि के मुंह पर पैसे मारे थे, कहा था बच्चे को एबॉर्शन करवा दो, पर मेरी बहन बच्चे को रखना चाहती थी और वह अब भी अजय को चाहती है और मुझे नहीं मालूम था ऐसा क्यों। मुझे मेरी बहन के मुस्कुराहट के पीछे छिपे उसके आंसू नजर आने लगे थे और इसी वजह से मैंने फैसला किया था कि मैं अभय चौधरी से खुद जाकर मिलूंगी। मैंने उसका एड्रेस ढूंढ निकाला था जहां वह रहता था। जब मैं वहां पहुंची गार्ड ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रहा है। मैं क्लब पहुंच गई थी ताकि मैं उससे मिलकर बात कर सकूं, पर मेरी उम्मीद टूटकर चकनाचूर हो गया
जब मैं उसे दूसरी लड़कियों के साथ पाया। जिस तरह से दूसरी औरतों के साथ बैठा हुआ था वो बहुत ज्यादा नजदीकी था। मैं वहां से मुड़कर वापस जाने ही वाली थी कि मुझे डॉक्टर की बात याद आ गई। तुम्हारी बहन को खुश रहने की जरूरत है। यह समय बहुत मुश्किलों भरा है उसके लिए और उसके बच्चे के लिए। मैंने बहुत कोशिश की थी अंजलि के चेहरे पर मुस्कान लाने की, पर मुझे पता है वह अभय ही आखिरी उम्मीद है। अपने अहंकार को अपने पैर से कुचलते हुए मैं उसके पास गई और अपना परिचय दिया। मैं अंजलि मुखर्जी की बहन हूँ। अभय ने अंजलि कहकर याद करने की कोशिश करने लगा। वह बार बार उसका नाम ले रहा था जिससे मेरा गुस्सा और बढ़ गया। क्या मेरी बहन उसके लिए तुच्छ थी कि वह उसे भूल गया? फिर कहा, ओह तुम अंजलि मुखर्जी की बहन हो, बताओ अंजलि मुखर्जी की बहन मुझसे क्या चाहती हो? मैंने कहा, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? उसने आसपास की लड़कियों को जाने का इशारा किया। फिर मुझसे पूछा क्या बात है? मैंने कहा, मेरी बहन प्रेग्नेंट है और बहुत ही तनाव से गुजर रही है। डॉक्टर ने कहा है ऐसे ही तनाव करती रहेगी तो उसका स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा। बच्चा तुम्हारा भी है। मैं नहीं कह रही तुम उससे पूरे टाइम पिता बनो, लेकिन कम से कम तुम उसे हफ्ते में एक बार जाकर मिल सकते हो। मैं उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखने लगी। कहा, मैंने सब कुछ कोशिश कर लिया, लेकिन उसने तुम्हें अपनी खुशियों का कारण बना रखा है। क्या तुम यह नहीं कर सकते? वाह, तो अब तुम भी इस गेम में अपनी बहन के साथ जुड़ गई हो। हमने जो किया था बस मजे के लिए खोखला जिस्मानी रिश्ता बनाया था और अब मैं अपने दिमाग को ठंडा नहीं रख सकी। कहा, तुम्हारे इस मजे ने उसे प्रेग्नेंट बना दिया। उसने बड़ी ही आसानी से कह दिया। मैंने उसे कहा था बच्चा गिरा दो। मैंने कहा तुम इंसान भी हो। उसने तुम्हें प्यार किया था, उसने हल्के से कहा। और तुम्हारी बहन को किसने कह दिया था? वह बेवकूफ़ है जो प्यार पर विश्वास करती है। मैंने कहा, तुमने तो इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियों के साथ डेट किया होगा जिसके साथ तुम सोए भी होगे। तो मुझे यकीन है तुम्हें एहसास हो गया था जब वह तुम्हारे साथ सीरियस होने लगी थी। उस समय तुमने उसे अपने से दूर क्यों नहीं कर दिया? उसने कहा, मैं खुद को रोक नहीं पाया था। और फिर मेरा गुस्सा चरम पर आ गया। मैंने बियर की ग्लास उठाई और उसके मुंह पर दे मारा और कहा, मेरी बहन बेवकूफ़ तो नहीं है, पर हाँ अंधी जरूर है। मुझे समझ नहीं आता उसने क्या देखा तुम जैसे दयनीय बाजारू मर्द में। तभी उसने चिल्लाया, गार्ड्स! मैं उठ खड़ी हुई, कहा, मैं खुद चली जाऊंगी। वही मैं पहली और आखिरी बार अभय से मिली थी और तभी मैंने फैसला कर लिया था अभय को मेरी बहन के बच्चे के आसपास नहीं भटकने दूंगी। कम से कम तब तक नहीं जब तक इसने अपना रास्ता नहीं ढूंढ लिया। मैंने कहा, जय, मैं तुम्हें या तुम्हारे भाई को राजवीर के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। उसने अपना फैसला सुनाया। मैं बस उसे एक बार देखना चाहता हूँ। मैं जिद दिखाते हुए कहा, वह तुम्हारा परिवार का हिस्सा नहीं है। चाहे तुम कुछ भी कह लो या फिर कुछ भी कर लो, तुम मुझे मेरे भतीजे से मिलने से नहीं रोक सकती। उसने ठंडे दिमाग से कहा और मेरे विरोध के बावजूद भी अंदर चला गया। इससे पहले कि मैं उसे रोक पाती, वहीं रुक जाओ, मैंने चिल्लाया। पर दुख की बात यह हुई, काफी देर हो गई और उसने नर्सरी का दरवाजा खोल लिया। अंदर उसने हल्के क्रीम कलर की दीवार देखा, उसके खिलौने देखा और बीच में उसका पालना देखा और धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाने लगा। मेरी सांस मानो गले में अटक गई और मैं उसके हर एक हरकत दरवाजे के सामने खड़ी खड़ी देखने लगी। मैं उसे पसंद नहीं करती। किसी और के अपराध के लिए इससे नफरत करना सही तो नहीं था, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। यह बच्चे के पालने के सामने खड़ा होकर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे इस आदमी में कोई रुचि नहीं थी। उसके भाई ने मेरी बहन का इतना नुकसान किया कि मैं उसे खो बैठी। पर यह अपने भाई से अलग है। उससे ज़्यादा लंबा, इसका सीना ज़्यादा चौड़ा है और उससे ज़्यादा डरावना है। मैंने देखा वह अपना रुमाल निकाल कर उसमें कुछ रख रहा था। मैं माथा सिकोड़ते हुए उसके पास आ गई। पूछा, तुम क्या कर रहे हो? वो मेरी ओर मुड़ा, मेरा बाजू पकड़ता हुआ कमरे से बाहर आ गया। तो यह इन्फॉर्मेशन सही है, उसने खुद से ही कहा। तुम क्या चाहते हो और इस रुमाल में तुमने क्या लिया? खुद को संभालते हुए मैंने उससे मांग की। यह उसके बालों के टुकड़े हैं जो मैं डीएनए टेस्ट के लिए भिजवाने वाला हूँ। मुझे जो खबर मिली है मैं डबल श्योर होना चाहता हूँ। कहते हुए उसने रुमाल को मोड़कर अपनी जेब में संभाल कर रख लिया।
हमें बात करनी होगी, उसने ऐलान किया और लिविंग रूम की तरफ जाने लगा। मैं कांपते हुए पैरों से किसी तरह उसके पीछे पीछे जाने लगी। मैं सोचने लगी, मैं राजवीर को नहीं खो सकती, अब मेरे पास जो है वही है। डर से मेरा दिल रो रहा था और मैं अपने आंसुओं को रोकने की जी जान कोशिश कर रही थी। मैं अपने आप से वादा किया, राजवीर के लिए मैं लड़ूंगी, चाहे मुझे अपना सब कुछ कुर्बान क्यों ना करना पड़े। जब मैं थोड़ा खुद पर काबू पाई तब मैं हॉल में आई, देखा वो आराम से सोफे में पसरा हुआ है। मैं उसकी हरकतों को देखने लगी, जिस तरह से बैठा बैठा अपना हाथ पैर स्ट्रेच कर रहा था, ऐसा लग रहा था जंगली बिल्ला हो या उससे भी बदतर कोई शिकारी हो जो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा मेरी खुशियों का, मेरी शांति का शिकार करने के लिए। वह जैसे पसरा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह का मालिक हो, मेरा मालिक हो और राजवीर का भी। मैं अपने गुस्से को काबू करके उससे कहा, तुम क्या चाहते हो? पर शायद अपना गुस्सा काबू न कर पाई। उसने बड़े ठंडे दिमाग से कहा, अगर रात का खाना मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं थोड़ी देर इंतजार की, मैं सोच में पड़ गई, क्या मैं सही सुना? मैंने कहा, माफ करना, क्या कहा? हाँ, तुम इंग्लिश लोगों को यह भी नहीं मालूम, घर पर अगर मेहमान आए तो चाय कॉफी देना चाहिए या कुछ खाना, और काफी रात हो गई है, मुझे बेहद भूख लगी है। वह घड़ी देखता हुआ कहा, और अभी तो डिनर का समय हो गया है। मैं निर्बाक होकर उसकी ओर देखने लगी, समझ नहीं आ रहा था कि इसके इस चुटकुले पर हंसूं या फिर उसके ऊपर चिल्लाऊं या फिर उसके सर पर किसी चीज से दे मारूं, फिर उसे अपने घर से निकाल दूं और इस देश से भी। पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा जब मेरे धैर्य जवाब दे देगा। ऐसा गुस्सा मुझे सालों बाद आया था। पहली बार आया था जब मैं 7 साल की थी और एक लड़का मेरा टेडी बियर छीनने की कोशिश कर रहा था। उस पड़ोसी लड़की को मैंने पेट में मुक्का जमाया था और धक्का दिया था। मन तो कर रहा था दोबारा वही काम करूं, लेकिन मुझे पता है कि यह लड़का जैसा दिखता है वैसा ताकतवर भी होगा और इसे करने की कोशिश एक बेवकूफ़ी भरी हरकत होगी। मेरे चेहरे के बदलते भाव को देखकर उसने कहा, उम्मीद है तुम मुझे जान से मारने की योजना नहीं बना रही हो मिस पामेला। हम अपनी मेहमानों का आदर सम्मान करते हैं, पर हम घुसपैठ करने वालों और अजनबियों का सत्कार नहीं करते, खासकर वो जो गलत मकसद के साथ घर पर आते हैं। उसने अपनी भौं ऊंची की। मैंने कहा, अभी आप जा सकते हैं और तब तक मत आना जब तक आप जो ढूंढ रहे हैं वह मिल न जाए। कहानी जय की जुबानी। मुझे खुद नहीं पता मैं इसे खाने के लिए क्यों बोला। मुझे हैरानी हुई, क्या मुझे इतनी भूख लगी है? पहले तो मैं एयरपोर्ट से काफी हड़बड़ी में आया था यह देखने के लिए कि जो मैंने सुना है सच है या गलत। जब अब मेरा आधा संदेह दूर हो गया तब मैं इस लड़की को गौर से देखा। मैं इस लड़की को देखने लगा जो मेरे सामने अपनी मुट्ठी भींच कर खड़ी थी, जैसे कि अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रही हो। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आई जिसे मैं जल्दी से छुपा लिया। यह काफी खूबसूरत है। इसकी मखमली त्वचा अभी बहुत फीकी नजर आ रही थी। भले ही मैं मानूं या ना मानूं, मेरी वजह से वह डर से कांप रही थी, फिर भी वह अपने आप को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रही थी और उसके रसीले गुलाबी होठों को देखकर मैं सोचने लगा कि इसका स्वाद कैसा होगा। मुझे एहसास हुआ कुछ तो गलत है। कुछ अज्ञात कारणों से जो क्रोध और नफरत इसने मुझे दिखाई है, कड़वे शब्द भी मुझे प्यारे लगे और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं ऐसा क्यों है। फिर मेरा ध्यान और नीचे उसकी छाती पर गया। उसके 2 नरम नरम अंग जो कि स्वेटर से ढके हुए थे मेरे हाथों में फिट आएंगे। मैं खुद को रोका जब मुझे एहसास हुआ मेरे ख्याल किसी और ओर जा रहे हैं। कितना अरसा हो गया जब मैं औरत को अपने साथ बिस्तर में नहीं लिया। पिछले कुछ महीने बिजनेस के काम में मैं इतना बिजी रहा कि ठीक से सोने तक नहीं मिला, और उसके बाद मेरे भाई का एक्सीडेंट। मैंने अपनी उंगलियां अपने बालों में चलाई और सोचा मैं कितना थका हुआ हूँ और मुझे आराम की जरूरत है। मैंने अपने कोट को सीधा करते हुए कहा, देखो मुझे कुछ खाना ऑर्डर करना पड़ेगा जब मैं होटल में पहुँचूंगा। वह नपातुला मुस्कुरा कर बोली, या फिर कैसा रहेगा कि तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस जाकर अपने लिए खाना बना लो या कुछ ऑर्डर करो। मैंने अपनी गर्दन थोड़ी टेढ़ी करके कहा, क्या तुम सीधे शब्दों में फिर से समझा सकती हो? उसे पता था कि मैं उसे गुस्सा दिला रहा हूँ।
फिर भी उसने कहा सीधे शब्दों में, तुम मेरी जिंदगी से निकल क्यों नहीं जाते और दोबारा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। उसने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा। मैंने चेतावनी देते हुए एक भौं ऊंची की। कोई भी मेरे साथ ऐसी इस तरह से बात करने की गुस्ताखी नहीं करता। मेरी एक तीखी नजर ही काफी है किसी को डराने के लिए, पर यह लड़की जो अभी मेरी आंखों में घूर रही है वह मुझे अपनी तीखी बातों से गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है। इसका मुझे एहसास हो चुका था। अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए मैं सीधा खड़ा हुआ, पर यह लड़की जो कि 5 फुट 4 से ज्यादा की नहीं होगी, पर मुझे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही थी। यह सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसने कहा, तुम राजवीर को कहीं नहीं ले जा सकते। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या सचमुच? उसने कहा हाँ, जिससे मुझे हंसी आ गई। उसने पूछा, तुम राजवीर के लिए क्यों लड़ना चाहते हो, जबकि तुम्हें यह भी पता नहीं कि वह तुम्हारे परिवार का सदस्य है भी या नहीं। मैंने कहा, मुझे यकीन है कि यह चौधरी परिवार का ही हिस्सा है। उसने मुझे चुनौती देते हुए पूछा, तब भी जब तुम उसके बालों का सैंपल लेकर जा रहे हो डीएनए टेस्ट के लिए। मैं ठंडे दिमाग से जवाब दिया, क्योंकि मैं बाद में कोई बचाव का रास्ता खुला नहीं छोड़ना चाहता। उसने कहा, देखो मिस्टर जय, ना ही मुझे ना ही राजवीर को आपसे कोई मतलब है और हम भविष्य में भी आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। अगर आप चाहे तो मैं लिखकर भी दे सकती हूँ कि हम आपका दरवाजा खटखटाने जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। मैंने कहा, सब यही कहते हैं। इतना कहा नहीं था कि उसकी आग भड़क उठी। अपना आपा खोकर उसने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा और मेरी आंखों में घूरने लगी। मेरी पूरी जिंदगी में किसी औरत ने ऐसे मेरा कॉलर नहीं पकड़ा और ना ही मेरी ओर ऐसा देखा जैसे मुझे आग में भूनकर खा जाना चाहती हो। मुझे उस पर गुस्सा होना चाहिए था, पर उसकी जगह पर मैंने उसकी गुलाबी होठों में एक उंगली रखी। कहा, अपनी आवाज धीमी करो मिस मुखर्जी, नहीं तो फिर तुम बच्चे को जगा दोगी। मैंने देखा उसके गाल बिल्कुल लाल हो गए। मैंने कहा, ट्रांसलेटर की जॉब करके क्या तुम इसे सब कुछ दे पाओगी जो वो चाहेगा? उसने अपनी आंखें छोटी करके मुझे देखा। कहा, तुम्हें कैसे पता चला मैं ट्रांसलेटर की जॉब करती हूँ? मैंने अपनी हाथ अपनी जेब पर रखी और मुस्कुराते हुए कहा, इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन भाषा में कुशल। तुमने अपने कॉलेज में कुछ इंटर्नशिप की थी और अभी J&K कंपनी में पिछले 1 साल से काम करती हो। मेरे पास तुम्हारी सारी रिपोर्ट है, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरे भतीजे का ख्याल कौन रख रहा है। मैं उसे ऐसे देखा कि मुझे सब पता है और मुस्कुराता हुआ कहा, मैं काफी इम्प्रेस हूँ और राजवीर भी काफी हेल्दी लग रहा है। अबाक होकर मुझे देखने लगी। मिस मुखर्जी, मेरे आदमी मुझे कोई गलत जानकारी नहीं देते या फिर अधूरी जानकारी नहीं देते, मैं गर्व के साथ कहा। हालांकि मेरे आदमी यह लिखना भूल गए थे कि पामेला बेहद खूबसूरत है और काफी गुस्से वाली भी। मैंने कहा, देखो, अगर तुम एक सिंपल डील को युद्ध भूमि बनाना चाहो तो कोई बात नहीं, पर तुम अच्छे से जानती हो इसका नतीजा क्या होगा। तुम अपने सेविंग्स के 10 में से 9वां भाग खो दोगी और उसके बाद तुम राजवीर से कभी नहीं मिल पाओगी। इसलिए तुम खुद को तैयार कर लो, क्योंकि 2 दिनों बाद मैं डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट लेकर आऊंगा और फिर हम बाकी बातें करेंगे। तब तक तुम एक रकम मन ही मन तय कर लो। उसने कहा, मैं किसी रिपोर्ट की परवाह नहीं करती और राजवीर कोई वस्तु नहीं है और तुम यहाँ इसलिए नहीं आए हो क्योंकि वह तुम्हारे परिवार का हिस्सा है, बल्कि तुम उसे अपना उत्तराधिकार मानते हो। अगर बात सिर्फ उत्तराधिकार की होती तो ऐसा क्यों नहीं करते कि किसी से शादी कर लो और जितने उत्तराधिकार चाहिए उतने पैदा करो। गुस्से से घूरते हुए उसने आगे जारी रखा, या फिर ऐसा है कि तुम पैदा ही नहीं कर सकते? मुझे परेशानी में देखकर उसके चेहरे में मुस्कान आ गई। शायद उसे यहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन उसने आगे कहा, मुझे पता है यही बात है। यह ठीक से बात पूरी नहीं कर पाई कि मैं उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और वह मेरे सीने से टकराई और उसे कसकर पकड़ लिया। वह छूटने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, मिस पामेला, आग से खेलने की कोशिश मत करो वरना तुम जल जाओगी। मैं अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे धक्का देकर जाने लगा था, पर जाते जाते उससे कहा, और खबरदार जो यहाँ से भागने की कोशिश की, मेरे गार्ड्स तुम्हारे घर को पहरा दे रहे हैं। अगर भागने की कोशिश की तो मैं 2 दिन इंतजार नहीं करूंगा, आकर सीधे राजवीर को ले जाऊंगा। मैं निकलने से पहले फिर से रुका। कहा, एक और बात, कार दुर्घटना में अभय की 2 महीने पहले मौत हो चुकी है। 2 दिन बीत चुके थे। मैं कार से पामेला के घर जा रहा था। राजवीर सच में अभय का बेटा है। ये डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जो मेरे कार के बैक सीट में रखा है, वह इस बात को चीख चीख कर कह रहा है। मैं इस बार अपना वादा पूरा करने का फैसला किया है
और अपने रास्ते में इस बार किसी को भी नहीं आने दूंगा। पक्का इरादा बना लिया था, यहाँ तक कि वह छोटी गुस्सैल मिस पामेला मुखर्जी भी नहीं। सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा। पूरे 2 दिन हो गए हैं मैं उससे मिला था, पर मुझे अभी याद है वो मुझे किस तरह से देख रही थी। क्या गुस्से से भरी वह गर्म लड़की बिस्तर में भी ऐसे ही गर्म होगी? 1 महीने पहले मेरी सौतीली माँ मेरे ऑफिस में आकर अभय के बेटे के बारे में बताया था। हमेशा मुझे ही उन औरतों से डील करना पड़ता था जिसे अभय प्रेग्नेंट करता था, और ऐसी औरतें बस पैसा चुराना जानती हैं। पर इस बार बात अलग है। मेरी सौतीली माँ ने मुझे वह रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें उसने कहा उसने अंजलि नाम की एक लड़की को प्रेग्नेंट किया था, और मुझसे कहा था कि मैं उस बच्चे के खबर लूं, और उसके कुछ ही मिनट के बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। पूरे विश्व में अंजलि को ढूंढना भूसे की ढेर में सुई ढूंढने जैसा था, पर मैंने अंजलि को ढूंढने में कोई भी कोना नहीं छोड़ा। दुनिया के बड़े से बड़े डिटेक्टिव को इस काम में लगाया, और 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद पता चला अंजलि मुखर्जी का मेरे भाई के साथ 1 साल का अफेयर था। वो प्रेग्नेंट हो गई थी और बच्चे को जन्म के समय उसकी मौत हो गई। और अब मेरे भांजे राजवीर का ख्याल उसकी बहन पामेला मुखर्जी रखती है। पामेला का नाम लेते ही उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। कहानी पामेला की जुबानी। मैं अभी भी रात के शर्ट और शॉर्ट्स पहने ब्रेकफास्ट बना रही थी। जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाकर मैं अपने नन्हे फरिश्ते को दिया, और मेरी ओर देखकर माँ कहने लगा। मुझे एहसास हुआ वो मुझे अपनी माँ कह रहा है। हालांकि मुझे इस बात से बहुत बुरा लग रहा था कि वह मुझे माँ कह रहा है, क्योंकि यह सिर्फ मेरी बहन का अधिकार है, और मैं अपनी बहन का अधिकार उससे छीनना नहीं चाहती। जब मैं राजवीर को पार्क में दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए ले जाती हूँ, वहीं से बच्चों के साथ सुनकर उसने माँ शब्द सीखा है। उस खड़ूस जय के जाने के बाद मैंने इंटरनेट में सर्च किया था। सच में अभय की मौत हो चुकी है। मैंने अपने नन्हे फरिश्ते को देखते हुए कहा, मैं जय चौधरी को तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकने दूंगी, और हम इस घर में उसका नाम भी नहीं लेंगे, क्योंकि वो बुरा इंसान है। मैंने टोस्ट का एक टुकड़ा खाया ही था कि किसी ने घंटी बजाई। भगवान कौन आ गया? अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। 2 दिन से उस इंसान की वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। मैंने कहा, राजवीर तुम यहीं बैठो, हिलना मत, मैं देख कर आती हूँ कौन आया है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी नजर उस इंसान पर पड़ी जिससे मैं इस दुनिया में सबसे अधिक नफरत करती हूँ। गुड मॉर्निंग मिस पामेला मुखर्जी कहकर जय मुस्कुराया। मैंने एक झूठी मुस्कान दी। कहा, अब तक मेरी सुबह खुशनुमा थी जब तक तुम मेरे दरवाजे पर नहीं आए। मुझे न्योता देने का बहुत बहुत शुक्रिया कहकर वो मेरी साइड से अंदर घुस गया। जब तक मुझे एहसास होता वह दोबारा मेरे घर पर घुसपैठ कर चुका था। मैंने इल्जाम लगाया, मैंने आपको न्योता नहीं दिया। तुम अभी उठी हो देखकर लगता है। मुझे सर से पांव तक देखता हुआ कहा, तो तुम जल्दी उठने वालों में से नहीं हो? मैंने कहा, 8 बजे मेरे लिए जल्दी ही है। उसकी बातों से मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि मैंने रात वाले कपड़े ही पहने हुए थे। तभी कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आई। मुझे याद आया मैं बच्चे को किचन में अकेला छोड़कर आई थी। आवाज़ सुनते ही उसने कहा, मुझे लगता है तुम्हारे घर पर पहले ही कोई मेहमान है, मैं जरा उससे मिल लूं। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं चाहती तुम मेरे बच्चे से अभी मिलो या कभी मिलो। पर तब तक वह किचन में जा चुका था। बच्चे के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने बच्चे को गोद में उठाकर हेलो कहा। मैंने चीख कर कहा, तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते। उसने कहा, मैं इसे कहीं भी लेकर नहीं जा रहा हूँ, बस मैं इसे गोद में उठाना चाहता था, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में सच्चाई थी, और वह बच्चे का अंकल भी लगता था। मैं राजवीर को गोद में लेने की कोशिश की, पर मुझे आश्चर्य तब हुई जब मेरे पास आने से मना कर दिया। उसने कहा, तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। उसने बच्चे से कहा, तुम्हारी आंटी बेहद कंजूस है, मुझे पता है। मुझे चाय कॉफी या नाश्ता नहीं देगी, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट करके ही तुम्हारे पास आया हूँ। इस बदतमीजी का जवाब देने के लिए मैंने कहा, राजवीर अच्छे से जानता है कि उसकी आंटी अपने मेहमानों का प्यार और सम्मान से सत्कार करती है। बस हमें अजनबियों से दूर रहना चाहिए, क्यों राजवीर? जब हम दोनों एक दूसरे को गुस्से वाली निगाहों से घूर रहे थे, राजवीर ताली मारने लगा। राजवीर को उठाकर लिविंग रूम में आकर सोफे में बैठ गया। कहा, राजवीर तुम्हारे लिए कुछ तोहफा लेकर आया हूँ। जब उसने उसे खिलौना दिया, मैं मन ही मन सोचने लगी, इसके पापा के साइड की किसी ने पहली बार इसे कुछ गिफ्ट दिया है। इस बच्चे के लिए कोई चाहिए जो इसे प्यार करे, इसे बिगाड़े। इसकी जिंदगी में भी कोई मर्द चाहिए। फिर उसने कहा, तुम्हारी आंटी के लिए भी मेरे पास गिफ्ट है। इससे गिफ्ट शायद दुनिया की आखिरी चीज होगी जो मैं चाहूंगी। मुझे यकीन है वो मेरे लिए जहर लेकर आया होगा।
मैं उसके ठीक उल्टे साइड में बैठ गई। उसने बैग से कुछ निकाला। यह डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है और राजवीर चौधरी परिवार का ही हिस्सा है। मैं जल्दबाजी में कहा, मुझे यह बात पता है, उसके लिए मुझे किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा हो गया है तो तुम जा सकते हो, मुझे अभी ढेर सारे काम करने हैं। उसने कहा, तुम्हारे साथ 2 दिन पहले ही जो बात हुई थी लगता है तुम्हारे दिमाग से उतर गई है। राजवीर हमारे परिवार का हिस्सा है, उसे हमारे परिवार के साथ ही रहना होगा। लेकिन तुमने इतने दिनों से इसकी देखभाल की, उसके बदले में मैं उसका हर्जाना तुम्हें जरूर दूंगा, कहकर उसने अपनी बैग से चेक निकालकर मेरे हाथ में पकड़ा दिया। कहा, इसमें अमाउंट भर लो, जितने जीरो लगाना है लगा लो। मैंने कहा, जय, मैंने पहले ही कहा है, मेरा बेटा कोई सामान नहीं है। तुम्हें जितना बार भी मन हो तुम उससे आकर मिल सकते हो, पर मैं पैसे के लिए उसे अपने से दूर कभी नहीं करूंगी। मैंने उस चेक के 4 टुकड़े करके उसके हाथ में पकड़ा दिए। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। मैं अपना बेटा तुम्हें नहीं दूंगी। उसने कहा, कोई बात नहीं, फिर मैं अपने लॉयर्स को कॉल करता हूँ, वह कल तुम्हें मिलेंगे और परसों हम कोर्ट में आमने सामने मिलेंगे। मैंने कांपते हुए आवाज में कहा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, एक बच्चे को प्यार की और देखभाल की जरूरत होती है। क्या तुम उसे वह प्यार और देखभाल दे पाओगे? अपने काम को छोड़कर मैं बच्चे के लिए आया रख लूंगा। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम उसकी देखभाल के लिए कई सारे आया रख सकते हो, पर क्या वह माँ का प्यार दे पाएगी? जब से राजवीर जन्म लिया है मैं उसके साथ हूँ। जब उसे बुखार होता है रात रात भर मैं जागकर उसकी देखभाल करी है और तुम 2 दिन पहले मुंह उठाकर चले आए। तुम्हें क्या लगता है कोर्ट तुम्हें राजवीर की जिम्मेदारी कभी देगा? उसने कहा, उसकी जिंदगी में अगर माँ चाहिए तो मैं किसी औरत से शादी कर लूंगा। यह बात सुनकर मैं और हंसने लगी। मैंने कहा, तुम्हारे दिमाग में यह बात कैसे आ गई? तुम किसी से भी शादी कर लोगे तो वह उसे माँ का प्यार देगी, तुम्हारे दिमाग में यह बात नहीं घुसती। उसने कहा, और तुम्हारे दिमाग में यह आइडिया कहाँ से आ गया कि तुम किसी मर्द से शादी करोगी तो वह उसे बाप का प्यार देगा? उसकी बात सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई। उसने कहा, क्या बात है, तुम्हारी जुबान बंद हो गई क्या? हमारे बीच में टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और प्रपोजल है। और उसकी आंखों में जो चमक थी, मुझे पता था कि वह मेरी दुनिया को अब जलाकर राख करने वाला है। कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत खतरनाक बोलने वाला है। घबराते हुए मैंने पूछा, तुम क्या चाहते हो? तुमसे शादी। दोस्तों, यह जय ने क्या कह दिया? क्या वह पामेला से शादी का प्रपोजल रखा? बच्चे की कस्टडी चाहने वाले ये 2 दिल एक दूसरे को अभी अभी नफरत से घूर रहे थे। ये बच्चे के खातिर क्या शादी के बंधन में बन जाएंगे? 2 दुश्मन, एक बेहद हैंडसम, दूसरी बहुत ही हसीन, कैसे खुद पर कंट्रोल कर पाएंगे और इश्क के रंग में रंग पाएंगे? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।